दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको एक ऐसी औरत से रूबरू कराऊंगा जो एक काला जादू करती है और उस काले जादू की मदद से वो दूसरों को तो क्या, अपने ही परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने लगती है। आइए देखते हैं फियर फाइल्स का एक और दिल दहलाने और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीरियल, जो बहुत डरावना और बहुत मज़ेदार भी है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस औरत को जिसका नाम होता है माधवी। ये एक काला जादू करने वाली औरत है और ये अपने काले जादू से कभी भी कहीं भी किसी को भी मार सकती है। लेकिन ये औरत 3 महीने बाद वापस इस गांव में क्या करने आई है, आइए देखते हैं। दोस्तों, 3 महीने बाद जब वो औरत आती है तो उसको गांव के अंदर आता देख दो आदमी आपस में बात करते हैं कि ये औरत दोबारा 3 महीने बाद इस गांव में क्यों आ गई। जब ये नहीं थी तो हम कितने सुकून और शांति से जी रहे थे। अब पता नहीं क्या होगा, दोबारा से हम सबकी नींद चैन सब हराम कर देगी औरत। तभी उस औरत ने इन दोनों की बातें सुन ली और वहाँ से जैसे ही वो आदमी निकलने लगा, तभी इस औरत ने उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। दोस्तों, वो आदमी वहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है और उसका पूरा मुंह खून से सना होता है। तभी ये देखकर वो उसके साथ का दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाता है और वो औरत माधवी उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मार देती है। कहानी शिफ्ट होती है दूसरी तरफ और हम देखते हैं एक घर में सजावट हो रही होती है। ये घर और किसी का नहीं, माधवी के भाई का था, जहाँ माधवी पहले रहा करती थी। दोस्तों, उस घर में हम देखते हैं बाला को, जो माधवी की ननंद है, और वो अपने नौकर से आकर कहती है कि शुक्र है कि वो माधवी यहाँ से चली गई, और तुम एक काम करो, माधवी जिस कमरे में रहती थी और जिस कमरे में वो काला जादू किया करती थी, तुम उसके कमरे से वो सारा सामान हटा दो और जितना भी उसका सामान है सब उठाकर बाहर फेंक दो। मुझे उसकी कोई भी निशानी इस घर में नहीं चाहिए। दोस्तों, बाला अपने नौकर से बात कर रही थी और उसको बहुत बुरा भला कह रही थी माधवी को, और बोलती है कि उस कमरे में मैं अपनी बहू के लिए फैशन डिज़ाइनिंग का सारा सामान रखवाऊंगी, और उसको बहुत भला बुरा कहती है, जादूगरनी, जादू करने वाली, डायन, फलाना ढिमाका, और ये सब बातें माधवी बाहर खड़ी सुन लेती है। दोस्तों, माधवी के सब बात सुनने के बाद जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसके पैर पर एक धारदार कैंची से हमला हो जाता है और उसका पैर बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। इतने में ही बाला के पति शेखर भी वहां आ जाते हैं और उसी समय माधवी भी अंदर घर के एंट्री ले लेती है। वो दोनों माधवी को देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। दोस्तों, माधवी का भाई उसको देखकर ये सवाल पूछता है कि आखिर 3 महीने से तुम थी कहाँ। तब माधवी बोलती है कि मैं 3 महीने से शमशान में मुर्दों के साथ थी, मैं वहीं सोती थी। तब ये सब बातें सुनकर उसकी बीवी बहुत इरिटेट होती है और माधवी बोलती है कि मेरे भतीजे की शादी है, वो कहाँ है, मैं उसे आखिर आशीर्वाद देने आई हूँ। तब उसकी माँ बोलती है कि काला जादू करने वाली एक डायन जो 3 महीने से अपने घर में भी नहीं है, वो किसी को क्या आशीर्वाद देगी, सिर्फ बुरा करने के अलावा। बाला उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है और उसको घर के अंदर नहीं जाने देती है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को शांत कराने के लिए बाला का पति और माधवी का भाई उनको बोलता है कि शांत रहो, और तभी मौका देखकर माधवी घर के अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है तभी थोड़ी देर बाद उन दोनों के नज़रें उसके कदमों पर पड़ती हैं, जो पूरे खून से लथपथ थे, और पूरे फर्श पर उसने अपने पैरों के निशान खून से छाप दिए थे। दोस्तों, यह सब देख बाला बहुत परेशान हो जाती है और अपने पति को बोलती है, ये चुड़ैल हमारे घर में आ गई, अब हमारे घर का सत्यानाश ही है। और माधवी के लिए ये उस घर में एक अलग से कमरा था। वो सीधा अपने कमरे में जाती है और अपने काले जादू की विधि संपन्न करती है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ दोस्तों, माधवी जो है वो एक विधवा थी, क्योंकि जिस दिन उसकी शादी हुई और वो विदा होके अपने घर जा रही थी, तभी अचानक रास्ते में कार के हादसे में उसके पति की दुर्घटनावश मौत हो गई थी।
फिर दोस्तों कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि लड़की वाले आ जाते हैं और जैसे ही लड़की वाले अंदर कदम रखते हैं तो एक नारियल अपने आप ही फूट जाता है जो अंदर से बिल्कुल सड़ा हुआ था। तभी बाला अपने पति को देखती है क्योंकि उसे पता था ये किसका कारनामा है, लेकिन वो किसी को दिखावा नहीं करती और मौके की नज़ाकत को समझते हुए लड़की वालों को समझाकर अपने घर के अंदर तुरंत प्रवेश करवा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि लड़की वाले आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अवीर की माँ बाला लड़की वालों के लिए गिफ्ट लाती है और उधर माधवी अपने काले जादू का प्रयोग करती है और जैसे ही अबीर की माँ वो तोहफ़ा देने के लिए कपड़ा हटाती है तो देखती है कि जो तोहफ़ा वो लाई थी वो सारा कुछ जलकर राख हो चुका है। यह सब कुछ होने के बाद भी अबीर की माँ बाला सिचुएशन को संभालती है और जाकर देखती है कि वहाँ पर मिठाइयाँ रखी हुई हैं और मिठाइयाँ देखने में बिल्कुल सही लग रही थी। तभी वो मिठाई का थाल लेकर लड़की वालों को देती है और जैसे ही लड़की वाले मिठाई के थाल पर से कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं उसमें मिठाई की जगह एक मरा हुआ कौवा पड़ा था। दोस्तों यह सब देखकर अवीर और अवीर की माँ बाला बहुत दुखी हो जाते हैं और बाला चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर में जब उसको होश आता है तो वो माधवी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ सारा काला जादू का सामान पड़ा है। अवीर गुस्से में आके सारा उसका काला जादू का सामान पैरों से तितर बितर कर देता है। तभी अचानक माधवी वहाँ आ जाती है। अब बाला का गुस्सा चरम सीमा पे था और वो माधवी को धक्का देती है। धक्का देने के बाद माधवी का सर फट जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी माधवी देखती है कि उसका सर पूरी तरह खून से सना हुआ है और उसके हाथ भी खून से सन जाते हैं। और तभी माधवी बोलती है कि अब तू देख मैं तेरे आने वाली बहू का किस तरह स्वागत करती हूँ। अब हम देखते हैं दोस्तों बाला की होने वाली बहू जो वॉशरूम के लिए जाने के लिए रास्ता ढूंढ रही होती है, उसको एक अजीब सी रोने की आवाज़ आती है और वो उस रोने की आवाज़ को फॉलो करती है। तभी हम देखते हैं कि वो रोने की आवाज़ और कहीं से नहीं माधवी के कमरे से आ रही होती है। आखिरकार वो आवाज़ सुनकर वहाँ पर रुकी जाती है और उस कमरे के बाहर एक बहुत बड़ी खिड़की होती है जिस खिड़की से वो उससे बात करती है। तभी हम देखते हैं दोस्तों कि माधवी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारी पति की बुआ हूँ और मेरे सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, मुझे इलाज की ज़रूरत है, तुम मेरी मदद करो। और उसकी बहू अंदर उस कमरे में चली जाती है और काफ़ी देर के बाद भी वो उस कमरे से बाहर नहीं आती। दोस्तों काफ़ी देर हो जाती है, बाला और अवीर दोनों अपनी होने वाली बहू का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी अवीर अपनी बुआ का कमरा खोलता है और देखता है कि उसकी बुआ उसकी होने वाली बहू पर काला जादू कर रही थी। यह देख वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी अवीर की माँ भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और देखते हैं कि उस डायन ने उस लड़की बेचारी को अपने पूरी तरह काले जादू के वश में कर लिया था। तभी वो उसको लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों अवीर की बहू और उसके माता पिता जब उसकी ये हालत देखते हैं क्योंकि वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी, तब वो इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं और ये रिश्ता भी तोड़ देते हैं। अब ये रिश्ता टूटने के बाद अवीर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको कुछ नहीं सूझता, वो सीधा अपने बुआ के कमरे में जाता है और उसको पकड़कर बाहर घसीटता हुआ बोलता है कि तू इस घर के बाहर निकल। दोस्तों उसको घर से बाहर निकालने के बाद वो लोग समझते हैं कि हमारे सर से मुसीबत टल गई, लेकिन ये सबसे बड़ी उनकी गलतफहमी थी क्योंकि एक रात को माधवी चुपके से उनके घर में फिर से वापस आ गई। दोस्तों फिर से वो डायन वापस उस घर में आती है
और इस बार वो अकेली नहीं एक आदमी के साथ आती है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने कमरे की तरफ जा रही होती है और उसके हाथ में एक लालटेन होती है और वो वहाँ पर लालटेन रख देती है, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी। लालटेन गिर जाता है और उसके अंदर का सारा मिट्टी का तेल फैल जाता है। जैसे ही वो अपनी किताब लेकर बाहर जा रही थी काले जादू वाली, तभी उसको माला और अवीर देख लेते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वो दोनों जानते थे कि ये औरत उनका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है और ना ही इस घर को। तभी बाला उसको गुस्से में आकर जोर से धक्का दे देती है और बदकिस्मती से माधवी वहीं जाकर गिरती है जहाँ पर वो मिट्टी का तेल गिरा हुआ था और उसके साथ साथ एक मोमबत्ती भी वहीं पर गिर जाती है। थोड़ी ही देर में देखते हैं कि वहाँ पर आग लग जाती है और उस आग की चपेट में माधवी आ जाती है और वो भी जलने लगती है। तभी माला उसे बोलती है कि हमें तुम्हें मारने का मकसद नहीं था, ये क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो मूर्ति बने दोनों उसको जलता हुआ देखते रहे। दोस्तों, माधवी के हाथ में अब कुछ नहीं था, बस बद्दुआओं के अलावे, और वो भर भर के उन दोनों को बद्दुआ दे रही थी और ये आग इतनी फैल गई थी कि माधवी का बच पाना बहुत मुश्किल था। तभी वो बोलती है कि मैं मर ज़रूर रही हूँ, लेकिन अपना बदला लेने आऊँगी ज़रूर। तुम्हें तुम्हारी शादी बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, उसके मरने के बाद ये लोग सोच रहे थे कि चलो मुसीबत टल गई। वैसे कितनी अजीब बात है, माधवी के मरने के बाद जो इनकी बुआ थी और इनकी रिश्तेदार थी, उसके मरने के बाद ना ही इन लोगों ने कोई हवन कराया, ना ही कोई आत्मा शांति का पाठ कराया। बस ये खुशी मना रहे थे कि अब वो बद्दुआ और वो डायन हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। यही नहीं दोस्तों, उसने जो रिश्ता उसका टूटा था वीर का, उस रिश्ते को भी दोबारा जोड़ लिया माला ने। अब उन्होंने धूमधाम से उसकी शादी भी कर दी। लेकिन माधवी को मरे सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। और तभी हम थोड़ी देर में दूसरे सीन में देखते हैं कि माला ने अपनी बहू के लिए जिस कमरे में वो काला जादू करती थी, उस कमरे को एक बहुत बड़ी दुकान बना दिया। माला देवी से बोलती है कि अब तुम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाओ, अब तुम अपनी नई ज़िंदगी के नया सफ़र तय करो। और लेकिन दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि जो औरत माधवी काला जादू करती थी और जीते जी इतनी ख़तरनाक थी कि अगर किसी को वो घूर कर देख लेती तो उसकी मौत हो जाती थी, अब मरने के बाद वो और ज़्यादा कितनी ख़तरनाक हो गई होगी। उसकी शक्तियाँ मरने के बाद और 4 गुना बढ़ गई होंगी। खैर दोस्तों, तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं देवी अपने बेडरूम में अकेली बैठी हुई थी, लेकिन उसे उस कमरे में किसी के होने का एहसास होता है बार बार। और तभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि एक हाथ उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि उसी चुड़ैल माधवी का था। अब मरने के बाद वो और ज़्यादा खतरनाक हो गई थी और वो देवी का सीधा गला दबा देती है और गला दबाने के साथ साथ वो उस पर मंत्र भी पढ़ना चालू कर देती है और उसके शरीर पर अपना पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। दोस्तों, देवी जो है वो अभी भी माधवी के कब्जे में थी। तभी माला अपने बेटे अवीर को उसके बहू का सजाया हुआ कमरा दिखाने लेके जाती है। तभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि देवी अपने पिता से बात करती है और वो भी ऐसी वैसी आवाज़ में नहीं, पूरी डरावनी और पूरी की पूरी माधवी की आवाज़ में, और बोलती है कि भैया, तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे मरने दिया। तुम लोग मुझसे नफ़रत करते थे, तुम चाहते ही थे कि मैं मर जाऊं, और तुमने मेरे मरने के बाद ना कोई शांति का हवन कराया, ना ही कोई पूजा पाठ कराई। उसके पिताजी भी ये बात सुनकर बहुत हैरान थे और शौक थे कि उनकी बेटी, उनकी बहू देवी को हुआ क्या है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब बातें उनकी बहू नहीं बल्कि उनकी बहन माधवी बोल रही है। तभी माधवी अपने असली रूप में आ जाती है और उसको गला दबाकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। दोस्तों, यह सब होता हुआ देख उनका बराबर में जो खड़ा हुआ नौकर था वो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन वो अपने मालिक की मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि जो उस रात उस माधवी के साथ जो आदमी था वो दोस्तों और कोई नहीं, उनके ही घर का नौकर था, जो अब बहुत खुश था जब माधवी अपने ही भाई को नुकसान पहुंचा रही थी। यह सब देखते हुए दोस्तों अवीर
आता है और अपनी आंखों से सब कुछ देखता है। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों, इसके लिए आपको पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा, जो मैं कुछ दिनों में अपलोड करूँगा। आज की कहानी यहीं तक ही, मिलते हैं अगली कहानी में फेस ऑफ फियर्स में।